कहता है दिल्ली सरकार ने 2 दिन तो केस ही नहीं दिखाए, समझ नहीं आया नहीं, केस अब कहाँ आज है। बढ़ेंगे यार, केसेस 5-5 ज्यादा बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। चलो यार छोड़ो इन बातों को, आइए यहाँ देखते हैं। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, काफी दिन हो गए आपकी ब्रेक, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। हम चैप्टर 8 करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ फर्म। छोटी रख लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर आप दिव्यांश को जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटी क्लास रख लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्क करिए इसको। और इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, कुछ थ्योरीज करनी है जिससे कि हम एक फर्म की वैल्यूएशन निकाल पाते हैं कि फर्म का कितनी औकात है, एक तरीके से कह लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है उसकी, क्या उसकी वैल्यू है मार्केट की, तो हमें वो देखना है। इसमें हमें 4 थ्योरीज करनी है जिनका नाम क्या क्या है। नेट इनकम, अभी मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, पहला है नेट इनकम अप्रोच, दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड है ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड फोर्थ है मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच। सर ये थ्योरी है? हाँ, ये 4 थ्योरीज है, मतलब 4 थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दी थी, तो ये 4 थ्योरीज का नाम है। एमएम अप्रोच को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, 1 एंड 2, MM1 एंड MM2। तो बेसिकली हमें 5 थ्योरीज करनी। तो जब भी हम कुछ थ्योरीज करते हैं तो उसकी कुछ assumptions वगैरह होती है, तो वो भी मैं आपको पहले लिखवाता हूँ। उसके बाद आज हम कोशिश करेंगे सिर्फ पहले 2 इजी थ्योरीज करने की, दोनों इजी थ्योरीज हैं, इनको हम आज करने की कोशिश करेंगे, 2 नहीं तो 1 तो पक्का करेंगे। लेकिन कुछ थ्योरी लिखते हैं पहले, आपको कुछ थ्योरी पार्ट लिखवाता हूँ। तो आप पहले हेडिंग दीजिए चैप्टर 8 वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स, और मैं बोल रहा हूँ आप लिखना शुरू करेंगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ आराम से। वैसे सच में परचेज करने से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है, तो ज्यादा क्लियर है? अच्छा, बोलो। यस सर। Under this chapter we will compute the valuation of firm through various theories, next line से लिखिए, the different types of theories to be covered are, पहले लिखिए नेट इनकम अप्रोच, सेकंड लिखिए नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड लिखिए ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड फोर्थ लिखिए MM अप्रोच, मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच। नेक्स्ट लाइन में लिखिए the common assumptions of these theories are as follows. The common assumptions of these theories are as follows. The common assumptions of these theories are as follows. एक एक करके लिखवाता भी रहूंगा और समझाता भी रहूंगा। Number 1, there are only 2 sources of finance.
पहली लिखिए, पहली assumption that there are only two sources of finance. सर ये सबके लिए वैलिड होती है। हाँ, ये जो अभी हम लिख रहे हैं कॉमन है। इसके बाद हम जब एक एक थ्योरी करेंगे तो उनके अलग से करेंगे जो उनके एडिशनल assumptions है, बट ये तो जो कॉमन है वो लिख रहे हैं। ठीक है। That there are only two sources of finance. That is the equity share capital and the debt. That is equity share capital and the debt. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है और कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है। सिर्फ एक बिजनेस या तो अपने खुद के पैसे से बिजनेस कर सकता है या फिर डिवेंचर्स से कर सकता है, डेट से कर सकता है, और कोई सोर्स नहीं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट assumption that the total assets of the firm are given, that the total assets of the firm are given, and that there will be no change, and that there will be no change in the investment decision of the firm, and that there will be no change in the investment decision of the firm. एक मिनट सर, investment decision of that the total assets of the firm are given and that there will be no change in the investment decision of the firm. इसका मतलब ये हो गया कि जो एक बारी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो हो गई है, बस उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए, that the business distributes all their profits, that the business distributes all their profits, that the business distributes all their profits amongst the shareholders, full stop. This again implies that there will be no retained earnings. This again implies that there will be no retained earnings. Fourth assumption लिखिए, that the operating profits, ब्रैकेट में लिखिएगा EBIT, that the operating profits of the firm are given, that the operating profits of the firm are given and are not that the operating profits of the firm are given and are not expected to grow. And are not expected to grow. Next लिखिए, that the business risk of the firm will remain constant and will not depend
and will not depend on the financial pattern of the firm. On the financial pattern of the firm. And last assumption लिखिए that there are no personal taxes, that there are no personal taxes or corporate taxes एक और लिखिएगा और corporate taxes, एक और लिखिएगा that the cost of debt, ब्रैकेट में लिखना KD, that the cost of debt will always be less than cost of equity. Cost of debt will always be less than cost of equity. चलिए बच्चों, ये कुछ कॉमन assumptions है थ्योरी के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे एक हेडिंग डालिए, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। पहले उसके एडिशनल थ्योरीज, एडिशनल assumptions पहले यहाँ देखिएगा, उसके एडिशनल assumptions भी लिखवाता हूँ, डायग्राम भी बनवाता हूँ, पहले देखिएगा। पहले तो जो हमने लिखी है एक बार देख लेते हैं। पहली assumption हमने कॉमन लिखी है कि सिर्फ दो ही सोर्सेज ऑफ फंड्स है, इक्विटी एंड रिटेन्ड, सॉरी डिबेंचर्स। इसका मतलब कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, इसका मतलब कोई प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरी assumption हमने लिखी है कि जो कंपनी है उसकी पॉलिसी है कि वो सारा का सारा जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो इंटरेस्ट देने के बाद जो भी प्रॉफिट्स बचते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। इसका मतलब कोई रिटेन्ड अर्निंग्स। तीसरा है कि कोई टैक्सेस नहीं है। चौथा है कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट एक बार हो जाएगी, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। पांचवी हमने लिखी है कि बिजनेस जो है उसके जो प्रॉफिट्स है वो भी सबको पता होगी। छठी हमने लिखी है कि जो बिजनेस के एसेट्स का साइज है वो हमें पता होगा। सातवीं लिखी है कि बिजनेस की जो रिस्क है, जो बिजनेस का रिस्क है वो भी गिवन होएगा, उसमें भी कुछ वो डिपेंड नहीं करेगा कि कितना डिबेंचर्स है या कितना इक्विटी है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। देखिए कुछ assumptions हाँ थोड़ी सी वेग है, लेकिन जब भी हम कोई थ्योरी बनाते हैं तो कुछ ना कुछ assumptions हमें लेनी ही पड़ती है, वरना हम थ्योरी पे काम ही नहीं कर सकते। इसलिए ये assumptions को बनाना जरूरी था। अब आइए पहली अप्रोच जिसका नाम है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच की एक एडिशनल थ्योरी थी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और वो एडिशनल थ्योरी ये थी, जैसे अभी मैंने आपको एक कॉमन थ्योरी, कॉमन assumption में लिखवाया है। एडिशनल जो assumption बताऊंगा अभी, कॉमन assumption में मैंने आपको लिखवाया है कि केडी हमेशा केई से नीचे रहेगा। मतलब केडी जो है, कॉस्ट ऑफ डेट विल ऑलवेज बी लेस देन केई, ये मैंने आपको लिखवाया। इन्होंने एक चीज आगे एज्यूम की है, एडिशनल assumption है, ये सिर्फ और सिर्फ नेट इनकम अप्रोच के लिए है कि केडी और केई हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, चाहे एक कंपनी 100 रुपए का लोन ले, चाहे 100 लाख का लोन ले, चाहे 100 रुपए का लोन ले, चाहे 100 लाख का लोन ले, जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहे। ये इसकी assumption हुई कि चाहे आप इतना लोन लो, चाहे आप इतना लोन लो, जो इंटरेस्ट रेट रहेगा हमारा वो सेम रहेगा। और यही सेम रहने का मतलब अगेन सेम है कि अगर एक कंपनी 100 रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू करे या 100 करोड़ की इशू करे, जो उसको डिविडेंड देना होगा, जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी उस इक्विटी शेयर्स की, वो सेम रहेगी। ये assumptions सिर्फ और सिर्फ एडिशनल assumptions है इस थ्योरी की, नेट इनकम अप्रोच की, ये सबके साथ नहीं चलेगी। अब थोड़ा सा इस थ्योरी को समझना कि ये थ्योरी कहती है। ये थ्योरी कहती है कि एक बिजनेस जैसे ही शुरू किया तो किसी बिजनेसमैन ने, मान लीजिए, यहाँ देखना बच्चों, यहाँ देखना एक चीज को, मान लीजिए मैंने ये
एक ग्राफ बनवाया है जिसमें एक्स एक्सिस में मैंने डेट इक्विटी मिक्स लिखा है। डेट इक्विटी मिक्स का क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे डेट बढ़ता रहेगा मेरी कैपिटल में, और यहाँ मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 50 लाख रुपीस से, और 50 लाख का 50 लाख जो था वो मेरा इक्विटी था, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही मेरी क्या बन जाएगी, जो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही मेरी KO बन जाएगी। KO क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी, क्योंकि डेट तो है ही नहीं। अब जैसे जैसे मैं डेट बढ़ाता रहूंगा, जैसे जैसे मैं डेट बढ़ाता रहूंगा, क्या होएगा, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 50 लाख है टोटल कैपिटल, 50 लाख है, पहले 50 लाख इक्विटी थी, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इक्विटी कम हो रही है और डेट बढ़ रही है। तो मान लीजिए अब डेट 10 लाख हो गई और इक्विटी 40 हो गई, फिर डेट 20 हो गई और इक्विटी 30 हो गई, फिर डेट 30 हो गई और इक्विटी 20 हो गई। तो हो क्या रहा है कि जो सस्ता सोर्स ऑफ कैपिटल है वो बढ़ रहा है और जो महंगा सोर्स ऑफ कैपिटल है वो कम हो रहा है। तो इससे बेसिकली होएगा क्या, जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ेगी, इन दोनों की एवरेज जो पड़ेगी वो मेरी कम हो जाएगी। आप याद करिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर जिसमें हमने वैक किया था, वैक दोनों की एवरेज होती है। तो क्या होएगा, सस्ता सोर्स ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, महंगा सोर्स ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, तो मेरी जो वैक है वो कम हो जाएगी कि बढ़ेगी, सोच के बताइए। वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉल होएगी कि या इंक्रीज होएगी? हाँ जी बच्चों, एक मिनट। क्या आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। तो मेरे को एक बात बताइए, आपको 50 लाख से बिजनेस करना है, आपके दो जगहों से आप 50 लाख ले सकते हो, एक महंगे वाला 50 लाख और एक सस्ते वाला। पहले आपने महंगे वाला लिया तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगी हो गई, फिर आप दोनों तरफ से ले रहे हो, महंगे वाला कम ले रहे हो, सस्ते वाला ज्यादा ले रहे हो, तो आपका ओवरऑल जो एवरेज कैपिटल की कॉस्ट पड़ेगी वो कम हो जाएगी ना? हाँ ठीक है ना? तो हमारा क्या होता रहेगा, हमारा KO फॉल होता रहेगा। ये आपको ग्राफ समझ में आया? हाँ जी दिव्यांश। ये आपने इक्विटी के लिए बोला कि इक्विटी महंगा सोर्स है और डेट सस्ता सोर्स है। हाँ तो जी, फिर हाँ जी। तो उससे क्या हुआ, जैसे जैसे आप अपने कैपिटल में डेट बढ़ाते गए तो सस्ता सोर्स बढ़ता गया, महंगा कम होता गया। यस सर। तो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ेगी वो कम होती गई। यस सर। बस यही हमारी थ्योरी है कि क्योंकि सस्ता सोर्स बढ़ता रहता है और महंगा सोर्स कम होता रहता है, तो हमारा जो KO है वो फॉल होता है। ठीक है, तो अब सर हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेट क्यों नहीं लिया? स्टार्टिंग में डेट क्यों नहीं लिया सर? ये बस थ्योरी पॉइंट से बोला है। अगर आप स्टार्टिंग से डेट ले लोगे, मतलब डेट एक, अगर आप याद करो, कोई भी बिजनेस सिर्फ डेट पे नहीं चल सकता, वो इक्विटी में चल सकता है और इक्विटी और डेट के मिक्स में चल सकता है। आप क्या कोई भी बिजनेस सिर्फ डेट से चला सकते हो, सिर्फ लोन से चला सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। इसलिए आप कोई भी बिजनेस इक्विटी से चला सकते हो, लेकिन कोई भी बिजनेस इंटायरली डेट पे नहीं चल सकता। मतलब केओ कभी डेट से मीट नहीं करेगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक, अब यहाँ देखिए ये दो ही फॉर्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट सब थ्योरी में यही दो फॉर्मूले लगेंगे। आई होप आपको दिख रहे हैं दोनों फॉर्मूले। यस सर। पहला मैंने लिखा VF, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि डेट की वैल्यू जो होगी प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ कैपिटल है ही नहीं, सिर्फ डेट और इक्विटी ही है। अगर आप देखो वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला, ये वैसे कोई नए फॉर्मूले नहीं है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर याद हो तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला होता था, देखो बच्चों समझ आ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझ आए तो याद कर लेना। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता था, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड्स। याद आ रहा है? मैं इसको यहां ले गया, इसको यहां ले आया, नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट, और टी तो है ही नहीं तो 1 माइनस टी हट ही गया, तो सीधा क्या आ गया केडी। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कर चुके हैं। लेकिन कोई नहीं, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप सीधा इसको याद कर लीजिएगा कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। और वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन केडी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन के। ठीक है बच्चों, आपको ये सारी वैल्यूज दे रखी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, यस सर। अब जैसे ही आपको ये वैल्यू ऑफ फर्म आएगा, इससे वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, फिर वैल्यू ऑफ फर्म को दूसरे फॉर्मूले में लगाना है। ये पहला फॉर्मूला है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ।
इस अप्रोच में हमें केओ फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे को बेसिकली सारी वर्किंग केओ के लिए करनी। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार लिखवाता हूं और क्लैरिटी आएगी, और लिखवाने के बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तब तो और भी बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो शुरू करिए लिखना। पहले आपने नेट इनकम अप्रोच की हेडिंग दी, अब उसके नीचे एक सब हेडिंग दीजिए, एडिशनल assumptions ऑफ दिस अप्रोच। एडिशनल assumptions ऑफ दिस अप्रोच। लिखे, नेट इनकम अप्रोच फर्दर assumes that, एक सेकंड सर, net income approach further assumes that सर पता है ये इस कोरोना के चक्कर में ना हमारी जो इंटर्नशिप होती है ना वो भी सारी स्पॉइल हो गई। यार बहुत कुछ स्पॉइल हो गया, सिर्फ इंटर्नशिप नहीं, बहुत कुछ स्पॉइल हो गया। जब वो अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को ही निकाल रहे हैं तो तुम्हें इंटर्नशिप पे जोड़ना रखेगा। सर ये बात यूनिवर्सिटी नहीं समझ रही, पता है हम तो यूनिवर्सिटी को समझा समझा के थक गए, क्योंकि कोई हायर करने के लिए तैयार नहीं, और अगर हायर कर रहा है तो पैसे, चलो पैसे तो सेकेंडरी है सर, लेकिन सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहा, क्योंकि कल को जिन लोगों को पिछले साल लास्ट स्टूडेंट को जॉब मिली थी सबको ईमेल आ गया कि अभी हम जॉब को हायर नहीं कर रहे। बताओ। जिनको रिक्रूट किया था पिछले लास्ट, तो स्विगी और जोमेटो पे तो 1100 लोगों को निकाल दिया है। सर होगा ही सर, बिजनेस नहीं चलेंगे तो कैसे चल करेंगे लोग? वही तो काम, लोग वैसे ऑर्डर कम करे। दिक्कत है यार बहुत, के चक्कर में लोन निकाल दिए सर हम तो जैसे सोच रहे थे। अब जो फेज आएगा इनफैक्ट जून और जुलाई का, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक खराब होएगा। मतलब सर लॉकडाउन में से खोलना नहीं चाहिए, खोल दिया उन्होंने ना, खोलना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा गलत, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत डिसीजन है, और पता नहीं यार हमसे बड़े पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वैसे तो। सर लेकिन पता है कमिंग मतलब 2-3 साल में जब तक हम इस सब चीज से बाहर आएंगे ना, तो हम इंडिया एज ए इंडिया को पता है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि लाइक बाउंस बैक बहुत बड़ा करेंगे भाई। लोग बचेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट लेगा। नहीं बाउंस बैक, जैसे चाइना से इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो वो बाउंस बैक करने में हेल्प करेंगी, और ऑलरेडी एडिशनल जो यहाँ पे हैं वो भी जितना उससे एडी चोटी के जोर लगा ले भाई, चाइना बंद नहीं होने वाला। चलो कोई नहीं, लिखो। तो दिस थ्योरी फर्दर assumes that KD and KE will remain constant. KD and KE will remain constant for all the levels of debt equity mix। इसका क्या मतलब हुआ, चाहे कितना ही डेट हो चाहे कितना ही इक्विटी हो, जो केडी और केई है वो हमेशा सेम रहेगी for all the levels of debt equity mix। अब इसके बाद ना एक सब हेडिंग लिखिए, मेन प्रपोजिशन ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी ने प्रपोज क्या किया था, मेन प्रपोजिशन। और जब आप मेन प्रपोजिशन लिखोगे उसके नीचे भी डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखवाता हूं कि क्या था। लिखने की आदत छूट गई है सर। सही में लिखने की आदत छूट गई है? अच्छा हाँ सही बात है। सर जो बच्चे 11th में आने थे वो अभी तक 11th में आए नहीं, मतलब उनकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। आगे बेटा आगे 11th की स्टार्ट हो चुकी पढ़ाई। अच्छा तो उन्होंने मतलब 10th का जो बचा हुआ था वो पास खुद ही कर दिया? नहीं, स्कूल वाला ने क्लासेस शुरू कर दिया है, वो तो चलता रहेगा काम, बाद में अगर नहीं किसी का निकला तो उसको वापस 10th में डाल देंगे।
तो मतलब उन बच्चों के अगस्त में पेपर होने हैं। हाँ हाँ सर वैसे पता है जो चल रहा है ना, अगस्त में मुश्किल ही लग रहा है। क्या मुश्किल लग रहा है? अगस्त में मुश्किल ही लग रहा है सर। अगस्त में मुश्किल लग रहा है, अच्छा देखो क्या होता है। ये तो पिक्चर क्लियर होगी 31 मई को क्या होता है, क्या करते हैं। सर वो तो खोल दिए फ्लाइट्स, तो कभी न्यूज देख रहा था मैं। फ्लाइट्स तो ऑन कर दी 25 से, सॉरी हाँ शायद। सर। डोमेस्टिक सर, डोमेस्टिक। हाँ हाँ जो भी डोमेस्टिक है। कर दिया, हाँ। इंटरनेशनल तो मतलब ही नहीं है अभी कुछ टाइम इंटरनेशनल तो कुछ तक। जाना भी नहीं जाएगा यार। सर नहीं ये लोग तो डोमेस्टिक। मेट्रो स्टार्ट करने का भी सोच रहे थे। अगर मेट्रो लेकिन होगी मेट्रो तो सर बुरे सिर्फ हाल हो उनके लिए जाएंगे। होगी ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। नहीं वो मना ही कर नहीं दिया, नहीं सेंटर ने सब। मना ही कर दिया पूरा कि चलेगी ही हाँ नहीं। 31 तक तो मना ही कर दिया। बता दिया बच्चे? हाँ सर। यस सर। चलिए अब इसके नीचे लिखना शुरू करिए। When there is no debt in the capital structure, when there is no debt in the capital structure, KO is equal to KE. KO is equal to KE. However, as we start, however, as we start injecting more and more debt, however, as we start injecting more and more debt in the capital structure, more and more debt in the capital structure, comma, debt being a cheaper source of finance, debt being a cheaper source of finance will, debt being a cheaper source of finance will pull KO downwards, will pull KO downwards and will increase the value of firm, the value of firm. ये दो फॉर्मूलेस लिखिए बच्चों एक बार, ये पहला और ये दूसरा। लिखिए। अरे के ओ लिखा है ना दूसरे वाले फॉर्मूले में, EBIT अपन के ओ। हाँ जी KO। हाँ ठीक है। बच्चों पेज नंबर 182 पे आइए। पेज नंबर 182 पे आइए। इलस्ट्रेशन 8.1। आइए एक बार रीड करते हैं।
S and T are the limited are in same risk class and are identical in all respects except that company S uses debt while company T does not use debt. मतलब company S में debentures है, levered है वो, company T में कोई debt नहीं है, वो unlevered है. The levered firm, that is company S, has 9 lakh debentures carrying 10% rate of interest. Both the firms earn 20% operating profits on their assets of 15 lakhs. The company is in the tax bracket of 35%. बेटा इस लाइन को अंडरलाइन करिए, tax bracket of 35% and capitalization rate of 15% on all equity shares. तो basically KE दे रखा है, ये जो आपको 15% दे रखा है ये कुछ नहीं है, ये KE है, KE is 15%. You are required to compute the value of S and T using net income approach. पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में एक चीज लिखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर एक चीज लिखो, इन्होंने भी वो चीज लिखी हुई है. In this question we are given the tax rate. However, in this question we are given the tax rate. However, net income approach assumes that there is no tax in the economy. So we will solve this question ignoring the tax rate. बच्चों इन्होंने क्वेश्चन को टैक्स लेके सॉल्व किया है, लेकिन नीचे इन्होंने लाइन लिख दी है कि इस क्वेश्चन को बिना टैक्स के भी कर सकते थे, तो हम इनसे अपना आंसर नहीं मैच करेंगे, हम अपना आंसर अलग करेंगे. ठीक है, मैं करवाऊंगा. यहाँ देखिएगा, पहले आप देखिए हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में. हमें दे रखी है एसेट्स दे रखे 15 लाख के, और हमें दे रखा है, पहले हम एस कौन सी कंपनी में डिबेंचर्स है, एस में ना, तो पहले हम एस लिमिटेड की बात करते हैं जो कि लीवर्ड है. लीवर्ड एससी है ना? यस सर. तो एस लिमिटेड एक लीवर्ड फॉर्म है. लीवर्ड मतलब जिसमें डेट है. तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फॉर्म की बात करते हैं. वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अपॉन केडी प्लस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई. तो एक एक करके वैल्यूज डालते हैं. इंटरेस्ट कितना हो गया इसका? 9 लाख का 10% 90,000. तो 90,000 दिव्यांश समझ में आ रहा है? यस सर. और नीचे क्या हो जाएगा? 0.10, क्योंकि केडी 10% ही तो है, 10% दे रखा है ना, कॉस्ट है, इंटरेस्ट का रेट 10% है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईबीआईटी अब निकालना है. अब देखो ईबीआईटी कैसे निकलेगा? ईबीआईटी का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. ठीक है ना? तो उसमें दे रखा है कि 20% है 15 लाख पे. तो ये मैं कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ. 20 लाख का 50% दे रखा है, इसमें 15% है रेट हमारे प्रॉफिट्स का. तो कितना हो गया? 3 लाख. ये बात समझ में आई बच्चों? ये बात बताइए, ये बात समझ में आई? यस सर. तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? 3 लाख माइनस 90,000 अपॉन के ही दे रखा है कैपिटलाइजेशन रेट 0.15. तो ये हमारा क्या हो गया? 9 लाख. ये 20 लाख क्या है? 20 लाख टोटल एसेट्स है ना, टोटल साइज ऑफ द एसेट्स. हाँ ठीक है. ठीक है ना, लिखा हुआ. तो 2,10,000 डिवाइड बाय 0.15, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये आपका हो जाएगा 14 लाख. तो हमारा कितना हो गया? ये हो गया 9 लाख प्लस 14 लाख
तो ये हमारा हो गया 23 lakhs। ये समझ में आई कैसे आई वैल्यू? अब सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं। पहले यहाँ देखना भी लिखना मत, पहले यहाँ देखो वैल्यू ऑफ सर एक सेकंड सर एक सेकंड, ये एक बार थोड़ा ढंग से करना दो। करो करो। सर आपने ये 20 लाख कहाँ से पिक करा है? सही 20 लाख दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो। कहाँ दे रखा है सर? सर नहीं दे रखा, मैं क्वेश्चन तो देखो। वही सोच रहा हूँ। दे रखा है बेटा, सॉरी 20 लाख नहीं, सॉरी 20% ऑन 15 lakhs। ओहो सॉरी 20%। मैंने उल्टा कर दिया गलती से ना। 20% ऑन 15 lakhs है, वो 3 लाख ही आएगा वैसे ना। ठीक है, अब सही है? यस सर। मैंने ये उल्टे कर लिख दिया था जल्दी। ठीक है सर, हो गया। ओके, अब देखिए, अब ये जो 23 lakhs आई है हमारी वैल्यू, अब इस वैल्यू को हम दूसरे फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। 23 lakhs इज इक्वल टू ईबीआईटी हमें बताइए 3 lakhs डिवाइड बाय केओ, जो मेरे को निकालना है। तो केओ इज इक्वल टू 3 lakhs डिवाइड बाय 23 lakhs। ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 0.13, तो बेसिकली 13% आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है समझ में आया? यस। अब आप टी लिमिटेड का आप करके दिखाइए। ये मैंने एस लिमिटेड का कर दिया, अब आप टी लिमिटेड में दोनों फॉर्मूला लगा के करके दिखाइए जो कि अनलिमिटेड है। एक सेकंड से नोट कर। हाँ नोट कर। चलिए बच्चों टी लिमिटेड का करके दिखाइए जल्दी से। सर ये ईबीआईटी कितना लिखा है आपने ग्रीन वाले में? सर ये 3 लाख की लिखा है, वो तो सेम ही है ना। अच्छा 3 लाख की है, ठीक है।
हाँ वो तो सेम फॉर्म का सेम ही तो रहेगा। हाँ सर टी में इंटरेस्ट कैसे निकालना है सर? इंटरेस्ट है सर, जब डेट नहीं है तो इंटरेस्ट तो 0 हो जाएगा ना सर। तो फिर वो जो एडिशनल वाली साइड का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 0 ही करके EBIT लिख दे सीधा। बिल्कुल बिल्कुल। सर 15% ही आ रहा है कि वो हो गया 0.1 15% आ रहा है 0.15। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है ना, ठीक है बिल्कुल। हाँ ठीक। हाँ ठीक। चलिए बच्चों, सबका हो गया? दिव्यांश आपका हो गया? जी सर। श्रेया आपका? सर कैन आई लीव सर नाउ? मैं कर रहा हूँ सर, VX पे पहुंच गया मैं। करो करो। सर मुझे रिकॉर्डिंग भेज दोगे, मुझे करना है आगे कॉल ना। क्या? सर मुझे अभी जाना होगा, मुझे रिकॉर्डिंग भेज दोगे आपका? कितनी देर में? कितनी देर? 10 मिनट्स और रुक जा। ठीक है सर चलो। हाँ 10 मिनट्स में क्लास ही वाइंड अप कर दूंगा। ठीक। बच्चों 8.2 इलस्ट्रेशन करो जल्दी से। 8.2 इलस्ट्रेशन। सर कितना आ रहा है ये? पिछले वाले का 15% आ रहा है। हाँ जी। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बस। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12 लाख का 15% होगा। एक मिनट, क्या कह रहे हो? 15% ऑफ 12 लाख होगा। देख के लो, एक मिनट। इसमें आपको दे रखा है इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट नहीं, हाँ इंटरेस्ट होएगा 15% 12 लाख का। हाँ वो EBIT हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, EBIT तो दे नहीं, रखा है आपको 5 सॉरी लाख का। सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
वो इंटरेस्ट हो जाएगा। EBIT तो 5 लाख का दे ही रखा है ना आपको, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैं ना 1-2 दिन लगातार लूंगा क्योंकि ये चैप्टर 3-4 दिन में खत्म होएगा। मैं छोटी छोटी 1-1 घंटे की क्लास ही लूंगा। तो कल मैं सुबह लेना चाहता हूँ 12 बजे, पॉसिबिलिटी है? सर उस टाइम पे तो सो रहे होते हैं। हाँ तो 12 बजे बोला है ना, सो मत ना, उठ जाओ 12 बजे। तो थोड़ी जल्दी कर लो सर, 1 घंटा। 11 बजे? हाँ ये तो फिर 12 बजे नहीं उठ रहा, तू 11 बजे करवा रहा है। दिव्या, सर, ये निशांत तू तो बता। 4 बजे भी नहीं उठेगा। मैं तो ले लूंगा सर किसी भी टाइम। सर एक्चुअली मेरी ना इंटर्नशिप होती है तो मेरे को रात रात कभी कभी ऐसा होता है कि दिव्यांश तेरे को 12 बजे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, बस वही ऑफिस खुल गए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई नहीं है, 1 घंटा 12 बजे, छोटी 1 ही घंटे की रखेंगे। ठीक है सर, डन है। तो इसको ये खत्म करो जल्दी से, 8.2 करो, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल 12 बजे रखेंगे 1 घंटे की क्लास। सेकंड अप्रोच करेंगे कल। तेरे लास्ट चैप्टर है क्या? एक इसके बाद एक कैश मैनेजमेंट बचता है, बट वो ना शायद मेरे को फेस टू फेस ही कराना पड़ेगा जब भी होएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा समझने वाला ज्यादा है। लेट्स सी, इसको तो खत्म कर दूंगा मैं इस वीक ना। ये सेकंड लास्ट कह लीजिए, सेकंड लास्ट चैप्टर है। सर वैसे भगवान ना करे पेपर में, बट ठीक है। क्यों नहीं हो यार, होने चाहिए यार, इतनी मेहनत की श्रेय है तुम के लोगों ने। श्रेय के मुश्किल तो है। नहीं होंगे सर। श्रेय के तो हैं? नहीं होंगे, पक्की बात है, श्रेय के तो नहीं होंगे सर। श्रेय के नहीं होएंगे? क्यों? नहीं होंगे, आईपीसी अब नोटिस आ गया था ना उस दिन। तुम दोनों के तो होएंगे ही। हमारे तो हमारे सर होंगे होंगे। सर, लेकिन वो हमने भी तो सर। आईपीसी क्या नोटिस आया था? आईपीसी कोई ऐसा नोटिस थोड़ा ना है कि जो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट सेमेस्टर है उसके पेपर नहीं होंगे। भाई वो नोटिस पढ़, जो तू नहीं तो भेजा था नोटिस वो। उसमें लिखा तो है भाई। अच्छा चलो छोड़ो, जल्दी करो 8.2। सर एक बार आप बताना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। हाँ मैं करता हूँ। अपर्णा स्टील लिमिटेड हैज एम्प्लॉयड 15%, ठीक है। पहले आप देखिए, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट है इंटरेस्ट अपॉन केडी प्लस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई। तो पहले इंटरेस्ट देखो, 12 लाख का 15% कितना होता है? 1,80,000। 1,80,000 डिवाइड बाय 15% 0.15 प्लस ईबीआईटी दे रखा है आपको 5 लाख का, माइनस 1,80,000 डिवाइड बाय 16% 0.16, बस हो गया। अच्छा दोनों की ठीक वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक। दिव्यांश समझ में आ रहा है? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। अब इस 32 लाख को उसमें ईबीआईटी वाले फॉर्मूले, दूसरे फॉर्मूले में डाल के केओ निकाल दीजिए।
0.156 आ रहा है। जो भी आ रहा है 15.6 दोनों के बीच में ही आएगा ना कहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपका हो गया श्रेय? एक सेकंड सर। हो गया सर। सर कितना आ रहा है? 15.6 आएगा। हाँ सर। दिव्यांश आपका हो गया? यस सर, यस सर। चलो बच्चों, फिर कल मिलते हैं सुबह 12 बजे, ठीक है? नेक्स्ट अप्रोच करेंगे। ठीक है, बाय सर। ओके बेटा, बाय। ओके सर, बाय।